ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपना ये डिस्कशन हुआ था। ठीक है, लास्ट क्लास का ये जस्ट था और इंक्रीजिंग रॉलिस थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम, इसका एप्लीकेशन हमने देखा। चलिए इस पर कुछ और चर्चा होगी। पहले जरा बाकी सबको एक बार सम अप कर लेता हूँ, है ना। जैसे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल एंड मैक्सिमम मिनिमम, इन तीनों को सम अप करके फिर तब कंबाइंड एप्लीकेशन में हाथ लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस या मोनोटोनिक फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसको इन 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। है ना, इंक्रीजिंग या इसी को कहेंगे आप नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मतलब कम से कम डिक्रीज नहीं करे, इतनी मेहरबानी कर दे। ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, कि मतलब चेंज नहीं करने की इच्छा हो तो वहां पर कांस्टेंट हो।
ठीक है, तो देखिए इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन की खास बात क्या होती है कि कम से कम ये डिक्रीज नहीं करे, जैसे इंक्रीज करते जाए और जब चेंज करने की इच्छा नहीं हो तो कांस्टेंट रह जाए। ठीक, और जैसे ही चेंज करे तो इट हैज टू इंक्रीज इट्स वैल्यू। ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसकी जो सबसे जो खास बात होती है, ये ऐसे दो एक्स हम ले लें, x1 और x2, और यही बेसिक है, बाकी सब जो है डेरिवेटिव इसका है। x1 और x2 है, तो जब चेंज वाले पोर्शन से आप x1 x2 लेंगे, x1 इज ऑब्वियसली लेस देन x2, तो fx1 और fx2 दोनों में वही इनइक्वालिटी रहेगी, fx1 विल बी लेस देन fx2। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि x1 x2 दोनों इस बीच का हो, कांस्टेंट वाले पोर्शन से, इन दैट केस fx1 may be equal to fx2, fx1 may be equal to fx2। इन दो में से कोई एक होगा कि आइदर fx1 will be less than fx2 और fx1 will be equal to fx2। ये बेसिक है, इसमें कोई मिलावट नहीं। ठीक है, लेकिन यही जब dy by dx से इसको रिलेट करते हैं, तो dy by dx is change of y with respect to change in x when these changes are very small। तो जब ये x1 x2 बहुत क्लोज का नंबर होगा तो इसी dy by dx को ऐसे भी लिख सकते हैं, fx2 minus fx1 upon x2 minus x1। अब देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब dy by dx will be greater than or equal to 0। ठीक है, तो if dy by dx is greater than or equal to 0 then y which is fx increases as x increases। ठीक है, तो y is simply increasing function, या इंक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज मत कहिए, है ना, क्योंकि तब तो कहेगा कि लगातार इंक्रीज करता है कि नहीं करता है। y इक्वल टू fx इज सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन, y इक्वल टू fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये dy by dx एडजस्ट करेगा तब की बात है, लेकिन ये हमेशा एडजस्ट करेगा, ये ओरिजिनल है। इसी तरह का इंटरप्रिटेशन अब बाकी केस में भी करेंगे, जैसे एक मैंने बता दिया, बाकी सब में भी सेम लॉजिक है। dy by dx निकाला गया है, ये ओरिजिनली नहीं था, और कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो उसके लिए dy by dx का होना भी जरूरी नहीं है ना। जैसे सिंपली डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, या नॉन इंक्रीजिंग तो उसका बिहेवियर इस तरह का होगा, डिक्रीज करते जाए, जब चेंज करने की इच्छा नहीं हो तो कांस्टेंट रह जाए, फिर जैसे ही चेंज करने की इच्छा हो तो डिक्रीज करे। ऐसे बिहेवियर वाले फंक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो बेसिक है x1 और x2, ये दो x है, जिसमें इनइक्वालिटी है x1 इज लेस देन x2, है ना। तो fx1 राइट नाउ विल बी मोर देन fx2, लेकिन जब इसी कांस्टेंट वाले पोर्शन से x1 x2 लिए रहते हैं तो दोनों इक्वल भी हो सकता था, एक ऑप्शन ये भी देते हैं इक्वालिटी का। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है, फिर यही dy by dx पर कंक्लूजन बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे, तो dy by dx will come out to be less than 0 if the function is differentiable। और यही जब मोनोटोन हो जाए, मोनोटोनिक मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इक्वालिटी का ऑप्शन नहीं रहता है, मतलब गिरे तो रुकने का नाम नहीं ले, बढ़े तो रुकने का नाम नहीं ले, ऐसे फंक्शन को कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन, तो जब ऐसा हो कि fx is strictly increasing
है ना, या मोनोटोनिकली इंक्रीज, दोनों कहते हैं इसी। देन x1 लेस देन x2 implies fx1 इज लेस देन fx2। ये बेसिक है, और इसी का डेरिवेटिव जो फॉर्म आप लिखते हैं dy by dx के फॉर्म में, तो कहते हैं ग्रेटर देन 0, dy by dx ग्रेटर देन 0। लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये मस्ट है, ऐसा होना चाहिए। dy by dx कंडीशनल है, लेकिन ये रिलेशन जो ओरिजिनली लिखा गया है ये अनकंडीशनल है। ये दिस शुड बी वेरीफाइड एट एनी कॉस्ट, है ना। ऐसे ही fx जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, fx is strictly decreasing, ठीक है, या इसी को कहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो inequality will change। x1 is less than x2 implies fx1 will be more than fx2, ठीक है। तो ये दो है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये ओरिजिनल है dy by dx, फिर इस केस में सब्सिडियरी होगा। dy by dx कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं दे सकता है, तो ये कब नहीं देगा, तो देखिए जब जैसे मान ली डोमेन कॉन्टिन्यूअस है, डोमेन कॉन्टिन्यूअस है मतलब डोमेन में कहीं ब्रेक नहीं है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं, मैं कह रहा हूँ डोमेन कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए, तभी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन डोमेन इज कॉन्टिन्यूअस, डोमेन में कहीं ब्रेक नहीं किया हुआ है, और उस पूरे कॉन्टिन्यूअस डोमेन के अंदर में dy by dx का साइन ये आ जाए, तब पक्का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। लेकिन डोमेन के कॉन्टिन्यूअस रहते हुए भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर dy by dx, आइसोलेटेड पॉइंट या पॉइंट्स पर dy by dx 0 होता हो, लेकिन elsewhere derivative has one sign, then also function can be strict in behavior, ठीक है। जैसे देखिए इसका सबसे जो अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपको fx दे दिया x प्लस साइन एक्स, है ना, x प्लस साइन एक्स, तो f डैश x निकालते ये आ जाता 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तब ये इक्वलिटी देख करके जो थ्योरेटिकल आंसर करने वाला होगा वो क्या कहेगा, फंक्शन इज सिंपली इंक्रीजिंग। आपसे पूछता है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्ट इन बिहेवियर और नॉट, तो थ्योरेटिकली जो पढ़ा होगा वो कहेगा कि नॉट। क्यों, तो dy by dx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो फंक्शन इज सिंपली इंक्रीजिंग, बुक में लिखा हुआ है। लेकिन जब इस फंक्शन की जांच पड़ताल करेंगे आप और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो मतलब होता है उसका यूज करेंगे, आपको लगेगा ये जैसे y इक्वल टू एक्स, एक बेस लाइन ड्रॉ करिए और इस पर से साइन एक्स की वैल्यू को इंपोज कर दीजिए। साइन एक्स की वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए एज पर देयर साइन, पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा, नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट। ये कर्व अपना कुछ इस तरह का आ जाएगा, है ना। बहुत बार एरिया और निकालने में पूछा करता है, इसलिए भी इस कर्व को बता दिया लाइक दिस। ये इस तरह से अपना कर्व आपका आता जाएगा 0। ये जहां जहां y इक्वल टू एक्स को कट किया है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 2 पाई, है ना, माइनस पाई लाइक दिस। ये सब पॉइंट है जहां पर इसने y इक्वल टू एक्स को इंटरसेक्ट किया है। ये वाली लाइन डॉटेड लाइन जो y इक्वल टू एक्स का रेफरेंस लाइन है, ठीक है। x की वैल्यू में sin x की वैल्यू को हमने ऐड कर दिया है, पॉजिटिव था तो रियली ऐड हुआ, नेगेटिव था तो x की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये इस तरह का इसका ग्राफ है, लेकिन इसका बिहेवियर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। कम कंट्रीब्यूशन, ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो भी होता हो वो होगा, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ती ही जाए, समझ गए। तो जहां पर डेरिवेटिव 0 हुआ है, जैसे f डैश x को 0 करते तो इसका मतलब cos x की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। इसका मतलब x इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 3 पाई 5 पाई लाइक दिस। ये सब आपके सामने है, माइनस पाई, इन सब जगह पर f डैश x 0। और ये जो पॉइंट सब है, इन पॉइंट्स को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देख रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट
कर्व अपने कनकेविटी को चेंज किया कि पहले भी पाई के पहले भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, पाई के आगे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन पाई पर सिर्फ डेरिवेटिव जीरो हुआ है। तो जीरो डेरिवेटिव होने के पीछे राज क्या है कि वहां पर सिर्फ कर्व अपने कनकेविटी को चेंज किया है। कर्व अपने कनकेविटी को चेंज करने के लिए dy by dx को जीरो किया। ठीक है, इनफैक्ट एफ डबल डैश एक्स निकालें तो देखिए एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ये एफ डबल डैश एक्स जहां पर जीरो है वहां पर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे ही पॉइंट को कहते हैं जहां पर कर्व अपने कनकेविटी को चेंज करता हो, और ऐसे पॉइंट पर d2y by dx कर्व की वैल्यू जीरो, चाहे dy by dx कुछ भी होता हो। ठीक है, तो जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है वो सारा पॉइंट देखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उन सब जगह पर कर्व अपने कनकेविटी को चेंज किया है। लेकिन उनमें से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऐसा पॉइंट है जहां पर dy by dx भी जीरो है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऐसा पॉइंट है जहां पर dy by dx भी जीरो है और d2y by dx पर तो जीरो है। ठीक है, लेकिन वहां पर d2 जहां पर dy by dx जीरो भी था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर, उस जगह पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वहां पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू नहीं। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब नहीं होता, जब dy by dx जहां पर जीरो हुआ है, जीरो करके फिर नीचे आ जाता, बढ़ करके फिर कम हो जाता है, या कम हो करके फिर बढ़ जाता, लाइक दिस। इंक्रीज करके डिक्रीज करता है या डिक्रीज करके इंक्रीज कर जाता, तब कहते हैं कि ये स्ट्रिक्ट बिहेवियर का नहीं है। लेकिन ये स्ट्रिक्ट बिहेवियर का है, सिर्फ अपने करवट बदलने के लिए dy by dx को जीरो किया। तो इन स्पाइट ऑफ इक्वालिटी फंक्शन इज स्ट्रिक्ट इन बिहेवियर x प्लस साइन एक्स के केस में। ठीक है, समझ गए। अब इसी में जैसे एरिया वगैरह में पूछ लेता है कि फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू, ये fx का इनवर्स क्या देगा, fx का इनवर्स, क्योंकि फंक्शन इन्वर्टेबल है, मोनोटोनिक है ना, 1 1 तो है ही, और ऑन टू इनटू बताना अपने बस की बात है। या कोडोमेन यहाँ पर रियल नंबर भी दे दे तो अकेला x ही सारी रियल वैल्यूज को ले लेगा, साइन एक्स तो -1 और 1 के बीच में ही ऑसिलेट करते रहता है, तो इसीलिए x अपने दम पर ही इंफिनिटी तक पहुंच सकता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पहुंच सकता है। समझ गए, तो इसीलिए फंक्शन विल बी इन्वर्टेबल। तो ये पूछ लिया करता है कि एफ इनवर्स x और y इक्वल टू x के बीच में एरिया बताओ। तो fx से एफ इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू x में ही तो मिरर इमेज लेते हैं, तो जितना इसने ऐड किया था उतना ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देगा, और या जितना सब्ट्रैक्ट किया था उतना ऐड कर देगा, जब रिफ्लेक्शन आप लेंगे तो यही आ जाएगा। इसलिए कहीं कहीं पर देखेंगे आप इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन इस केस में लिख देता है x माइनस साइन। ये व्हाइट वाला जो है ये आपका y इक्वल टू एफ इनवर्स x का ग्राफ। समझ गए, क्योंकि fx से एफ इनवर्स x तक जाने के लिए क्या करना होता है, y इक्वल टू x में ही अपने ग्राफ का मिरर इमेज लेना होता है, और y इक्वल टू x में आपने साइन x की वैल्यू को ऐड किया है तो ऊपर आ गया उतना, और वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लें तो उतना ही नीचे आ जाएगा, उतना ही करस्पॉन्डिंग नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जितना ऐड करके ये पॉइंट आता है उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते तो उसका मिरर इमेज आ जाएगा, उतना नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए साइन एक्स का मिरर इमेज, जबकि ये ऐसे ऐसे करके ले, ये इस तरह से मिरर इमेज ये होगा। तो सिमेट्री को देख करके कहा कि सीधा x प्लस साइन एक्स जो भी है उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करके और इंटीग्रेट कर लो, मतलब साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लो 0 से लेकर पाई तक, वही ये एरिया दे देगा। क्योंकि y इक्वल टू x के ऊपर जो भी ऑर्डिनेट सब प्लॉट हुआ है वो साइन एक्स की वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग ही, कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर पाई तक। तो जो ऑर्डिनेट्स एरिया एनक्लोज करेगा वो उतना ही एरिया एनक्लोज करेगा जितना साइन एक्स 0 से लेकर के पाई तक का। ठीक है, तब देखिए ये तो हो गया x प्लस साइन एक्स कि इन स्पाइट ऑफ इक्वालिटी फंक्शन इज स्ट्रिक्ट इन बिहेवियर। दूसरा tan x का होता है सबसे अच्छा एग्जांपल, है ना, कि tan x लेते हैं तो tan x का डेरिवेटिव f डैश x इज sec स्क्वायर x। समझ गए, sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू 1 है, sec स्क्वायर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इससे सेफ लिमिट तो हो ही नहीं सकता है ना, इससे सेफ लिमिट तो कहीं हो ही नहीं सकता।
ठीक है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, हो गया। तो अब इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो थ्योरी देख करके कहें इस फंक्शन को क्या कहेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता होगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता होगा। जबकि हकीकत क्या है कि tan x का डोमेन पूरा रियल नंबर है ही नहीं, डोमेन इज डिसकंटीन्यूअस, f dash x is greater than or equal to 1, मतलब डेरिवेटिव फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग, फंक्शन शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये होना चाहिए। लेकिन इस फंक्शन का बिहेवियर देखें, ये बहुत ही लचर है, बहुत ही लचर है। जैसे कंटिन्यूअस स्टेटमेंट सही में बहुत ही स्ट्रिक्ट है, -π/2 से π/2 के बीच में ही ये -∞ से ∞ तक की जर्नी क्या है, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू -∞ से ∞ तक गया है, यही हालत है इसकी। लेकिन डोमेन में ब्रेक है। अब π/2 के आगे देखेंगे आप, ये फंक्शन अपना कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन के केस में क्या करते हैं कि जब f डैश x आपको पॉजिटिव दिखे लेकिन डोमेन में ब्रेक है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो जहां ब्रेक है वहां पर एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वो पॉइंट भी हमें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब ये नहीं कि tan की तरह ब्लाइंडली फेथ करते कि नहीं ही होगा, हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। लेकिन जैसे ही आपको वहां पर चेक करने के बाद में अपोजिट लगे तब कहते हैं, तब ये इरादा छोड़ देते, तब नहीं कहते कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि π/2 के लेफ्ट साइड में देखिए +∞ है और π/2 के राइट साइड में -∞, ये हाईली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इससे ज्यादा तो कोई गिर ही नहीं सकता है कि लिमिट x अप्रोचेज π/2 minus tan x was infinity, whereas limit x approaches π/2 plus tan x is -∞, आराम से गिरा। इसका मतलब π/2 के अक्रॉस इस फंक्शन का बिहेवियर किस तरह का है, डिक्रीजिंग, तो -∞ से ∞ गया और फिर नेगेटिव से वही -∞ से शुरुआत करेगा। तो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच में फंक्शन इज ऑफ कोर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक, बट थ्रू आउट इट्स डोमेन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट, सीधा हमारा जवाब, ठीक है। लेकिन यहीं पर मान ली डिसकंटिन्यूअस होता तब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है, हो सकता है। सिर्फ कॉन्टिन्यू जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो हमें सपोर्ट करता नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होने के लिए कोई डेरिवेटिव होना जरूरी नहीं है, जैसे फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का दे दिया, ये दे दिया। तो देखिए एट एवरी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन कंटिन्यूअस स्ट्रेच में सब में dy/dx क्या है, पॉजिटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, पॉजिटिव है, तो dy/dx इज पॉजिटिव एवरीवेयर, इसमें भी है, यहाँ भी dy/dx पॉजिटिव है एंड सो, ठीक है, इसमें भी dy/dx पॉजिटिव। तो और जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उसके क्रॉस भी देखेंगे तो उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड में वैल्यू dy/dx वैल्यू कम है और उस पॉइंट के जस्ट राइट साइड में जाए तो ज्यादा है, ऊपर से शुरू हुआ है, और यही हर जगह पर है, हर जगह पर है, तो इसीलिए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, fx is strictly। तो कहने का मतलब कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के लिए जरूर एक बार चेक कर देते हैं, एक बार चेक करके फिर तब देख लेंगे कि फंक्शन सपोर्ट करता है कि नहीं करता, वहां पर कर दे तो इसका मतलब यस, नहीं तो ना इधर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो कहना है ही। हो गया। अब जरा देखिए, अब एक
जैसे है ये क्या देगा कि a प्लस बी इज से k constant is where a is less than k by 2. a is less than k by 2. ठीक है, और कह रहा है कि एंड डी जी एक्स बाई डी एक्स, जिसको जी डैश एक्स कहते हैं, इज ग्रेटर देन 0. तो कहता है कि देन प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to a gx dx and plus 0 to b gx dx. ठीक है, gx dx increases as b minus a increases. ठीक है, और देखिए b माइनस a इज पॉजिटिव, क्यों? तो a कहता है लेस देन k by 2 है और a और b का सम k है, इसका तो b मस्ट बी मोर देन k by 2, तभी जाकर दोनों का सम k होगा. एक k के आधे से कम है और दोनों का सम k, इसका तो दूसरा जरूर मोर देन k by 2 होगा, आधे से थोड़ा सा ज्यादा होता होगा. तो अब क्या करते हैं इसमें कि b माइनस a को कुछ ले लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज और डिक्रीज कहता है निकालने के लिए, उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लें. तो बार बार b माइनस ए करना होगा. तो b माइनस ए को एक t हमने ले लिया और हमें मालूम है कि t इज पॉजिटिव. ठीक है, इसके कारण अब b प्लस ए आपको दिया हुआ है कि दोनों को सॉल्व कर लें, तो ऐड करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी a प्लस टी बाई 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी k माइनस टी बाई 2 आ गया. तो अब जो ये फंक्शन अपना है इसको मैं एफ टी लिख लेता हूँ, फंक्शन ऑफ टी. ए और बी को टी के टर्म में लिखा, 0 टू k माइनस टी बाई 2 जी एक्स डी एक्स एंड प्लस 0 टू k प्लस टी बाई 2 जी एक्स डी एक्स. आ गया. अब एफ डैश टी निकालें, एफ डैश टी क्या आ जाएगा, अपर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशियल, लोअर लिमिट तो कांस्टेंट ही है, छेड़ने की जरूरत ही नहीं है. फिर प्लस k प्लस टी बाई 2 और इनटू इसका डिफरेंशियल 1 बाई 2 आ गया. अब जरा देखिए, हाफ कॉमन ले लें, आप इसे लिख सकते हैं जी के प्लस टी बाई 2 और माइनस ऑफ जे के माइनस टी बाई 2. ठीक है, अब जिसका यूज करेंगे कि डी जी एक्स बाई डी एक्स, ये कहा आपको ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जी एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब यही है कि जो डोमेन में इनइक्वालिटी होगी वही फंक्शन के वैल्यू के बीच में इनइक्वालिटी होगी. तो k प्लस टी बाई 2 इज मोर देन k माइनस टी बाई 2. तो दिस इंप्लाइज कि g एट k प्लस टी बाई 2, g at k plus t by 2 will be more than g at k minus t by 2 हो जाएगा. g at k plus t by 2 is more than g at k minus t by 2. Therefore, f dash t will be positive. ठीक है, f dash t will be positive. समझ गए? तो इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग. दिस इंप्लाइज एफ टी increases as t increases, as t increases, ft increases as t increases. समझ गए? तो ये फंक्शन, यही हमें दिखाना भी था, यही हमें दिखाना भी था. तो जिस फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना हो, जिसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशियल पॉजिटिव आना चाहिए. तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना. तो जब डी जी एक्स बाई डी एक्स के बारे में कहता है ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, कोई कमेंट करता है तो इसका मतलब
जी इज डिफरेंसेबल और जी फंक्शन डिफरेंसेबल है तो उसका इंटीग्रल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इंटीग्रल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, उसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो gx के टर्म में ही आएगा और gx वाज ऑलरेडी डिफरेंशिएबल, इट हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस, तो इसीलिए इंटीग्रल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा, है ना। ये आ गया आपका। दूसरी बात, चलिए अब क्वेश्चन से पहले एक और चीज बताता हूँ जरा, कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, gx दे दिया या कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे दिया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दो नेचर का हो सकता है, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, सिंपली हो तो, करवट नहीं बदले तो, करवट बदलेगा भी तो फिर इन्हीं दोनों में से कोई नहीं कोई आएगा। तो इन दोनों में से किसी एक बिहेवियर का है तो उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, लेकिन उसका नेचर ऑफ इंक्रीज चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था, ये y इक्वल टू fx है। अब इसका इनवर्स लेंगे तो इनवर्स के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू x में मिरर इमेज लेते हैं। अब मिरर इमेज लेंगे तो ये मिरर इमेज कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये होगा y इक्वल टू f इनवर्स x, y इक्वल टू f इनवर्स x, ठीक है। ये दोनों फंक्शन का नेचर किस तरह का, इंक्रीज करने का ही है। एक की कनकेविटी अपवर्ड है fx की, तो f इनवर्स x की कनकेविटी डाउनवर्ड है, लेकिन करेगा इंक्रीजिंग। तो इफ fx इज इंक्रीजिंग देन f इनवर्स x इज आल्सो इंक्रीजिंग। अब यही रिलेशन कभी मान ली f इनवर्स में दे दिया तो ये नहीं कहना है कि नहीं आता है, कहीं gx लिख करके gx के बदले क्या करता है g इनवर्स x लिख देगा और कहेगा gx dgx by dx इज पॉजिटिव। अब इंटीग्रैंड में g इनवर्स x दे दिया, 0 to a dx, 0 to b g इनवर्स x dx, और तब कहेगा कि बताओ क्या होगा, नहीं होगा, तब भी वही होगा, तब भी आप वही कहेंगे कि as gx is increasing तो g inverse x is also increasing, but nature of increase will change, है ना। नेचर ऑफ इंक्रीज एक ऐसे भी इंक्रीज करना होता है और एक ऐसे भी इंक्रीज करना होता है, तो कनकेविटी उसकी चेंज हो जाए, ठीक है। तो इनवर्स वाले में भी आप इसका यूज कर लेंगे, जैसे gx जहां पर मैंने दिया था वहां पर g इनवर्स दे करके पूछे तो एक सेकंड नहीं रुकना है, सिर्फ नेचर ऑफ इंक्रीज चेंजेस बट फंक्शन हैज सेम बिहेवियर। It was increasing, the inverse function is also increasing. It was decreasing, then inverse function is also decreasing. ठीक, समझ गए। अच्छा, अब एक और काम, जैसे कहता है आपको, और इसमें कुछ और चीज भी करेंगे, कहता है आपको डिटरमिन इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू दे दिया 3 cos 4x प्लस 10 cos क्यूब x प्लस ऑफ 6 cos स्क्वायर x माइनस 3, ठीक है, किसमें, तो इन 0 to पाई, 0 से लेकर पाई तक में कहता है इसका इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज बताओ। तो देख रहे हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अब इसमें डिफरेंशिएशन से ही आप निकाल सकते हैं, डोमेन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, लेकिन 0 से पाई के बीच में ही हमें इन्वेस्टिगेट करना है। देख ले जरा, एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्या लिखते हैं, 12 cos क्यूब एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 30 cos स्क्वायर एक्स और इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 12 cos एक्स और इंटू माइनस साइन, ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। अब इन सब में से 6 आप कॉमन ले सकते हैं, -6 इनफैक्ट कॉमन ले सकते हैं, -6 sin x cos x, ये कॉमन लिया जा सकता है। तो आप इसे लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 5 cos x, ठीक है, एंड प्लस 2, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, -6 sin x cos x, और इसको आप लिख सकते हैं 2 cos x
+1 और इंटू cos x +2, ये हो जाएगा। अब 0 से पाई के बीच की बात करें, 0 से पाई के बीच की बात करें तो दो फैक्टर देखिए, ये एक तो पक्का पॉजिटिव है, cos x +2 इज ग्रेटर देन 0, है ना, ये ग्रेटर देन 0 है। sin x के बारे में देखिए, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 और पाई पर 0 होगा, बाकी सब जगह पॉजिटिव। तो साइन चेंज करने वाला एक्सप्रेशन दो ही बचा, cos x और 2 cos x +1 है, cos x और 2 cos x +1, ये दो है जो साइन चेंज करेगा अपना। cos x के बारे में देखिए, 0 से π/2, 0 से पाई के बीच, 0 से पाई तक में π/2 पर cos x 0, इधर cos x पॉजिटिव और इधर cos x नेगेटिव। दूसरा फैक्टर आपका है 2 cos x +1, 2 π/3, 2 π/3 पर 2 cos x +1 की वैल्यू 0, तो उसके पहले 2 cos x +1 पॉजिटिव और इधर में 2 cos x +1 नेगेटिव, ठीक है, 2 cos x +1 नेगेटिव। अब पूरे डेरिवेटिव का साइन देख लीजिए, यहीं पर मैं नंबर लाइन प्लॉट कर लेता हूं, 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक। तो π/2 और 2 π/3, ये दो जगह आपका डेफिनेशन चेंज होगा। π/2 के पहले देखिए, x के टर्म में जितना भी एक्सप्रेशन है दे आर ऑल पॉजिटिव, लेकिन पीछे उसके माइनस लगा हुआ है, इसका f' का साइन क्या होगा, नेगेटिव। f'